हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग काफी ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर 2 का लेक्चर 1 है। आपके चैप्टर 2 का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पे आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं आया था, इसलिए उसकी डाउट वीडियो सेपरेट वीडियो नहीं बनी है। अगर फिर भी आपको अभी भी कोई डाउट है, आपने वीडियो बाद में देखी है, कोई भी उसमें डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब भी आपके डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, हम लोग उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एज यू अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने पहले पढ़ा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से निकला हुआ वर्ड है। इससे निकला हुआ वर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से निकला हुआ वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। ठीक है, फिर कह रहे वीवी पेरस। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वीवी पेरस का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट है, या बेबी डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हैं। बेबी डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है? इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी होता है किसके? जो मदर होती है उसके उसकी बॉडी के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। ये यहां से स्टार्ट है आपके डेफिनेशंस, और इन डेफिनेशंस को आप ध्यान से मार्क करते हुए चलेंगे और पढ़ेंगे भी। इनका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे पहली डेफिनेशन हमसे कहती है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स को हम क्या कहते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स को हम कहते हैं गेमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गेमीटोजेनेसिस। इसको मार्क करिए। देन दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होगा स्पर्म का मेल्स में और फीमेल्स में ओवम का, तो उसको गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। गेमीटोजेनेसिस यानी कि गेमीट का बनना। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन। अब जो स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेट होगा। क्या होगा? इंसेमिनेट होगा, यानी कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा। उस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को इन्होंने इंसेमिनेशन बोला है। ठीक है, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। जब फ्यूजन वर्ड आ जाए तो उसमें फ्यूजन में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, फ्यूजन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। अब ध्यान रखो, एक और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन क्या है कि ये सब जो स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स हैं ये फॉलो होंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, ठीक है, उसके बाद में एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इम्प्लांटेशन क्या है, इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। कोई पूछे इम्प्लांटेशन क्या है, तो इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट टू द यूरेट्राइन वॉल। इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। जो ब्लास्टोसिस्ट बना था उसका यूट्राइन वॉल के साथ में जब अटैचमेंट हो जाएगा उसको इम्प्लांटेशन बोला गया है। जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जो कि पहले बता चुके हैं कि इनसाइड मदर होगा, तो जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उस पूरे पीरियड को गेस्टेशन बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड, जहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है मैच्योरेशन तक, एंड द डिलीवरी ऑफ बेबी, और जब बेबी डिलीवरी होती है उसको आप पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है,
ये सारी के सारी आपको डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गेमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, फिर हमने पढ़ा इंसेमिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फिर हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट था जो कि जाइगोट फॉर्म कर रहा था, फिर हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा, इम्प्लांटेशन इज द कंडीशन व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूट्राइन वॉल, एंड देन हमने गेस्टेशन पढ़ा जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड होता है, और जिस टाइम पे वो डिलीवर होता है, जिस टाइम पे वो डिलीवरी हो रही होती है, उस पर्टिकुलर फेज को हम पार्चुरेशन या उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये सब चीजें आफ्टर प्यूबर्टी होती हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक चैप्टर था आपके पुरानी एनसीईआरटी में, आप उसको जरूर एक बार जाके गो थ्रू कीजिएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसका चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और ये चैप्टर आपको छोटे छोटे जो इनमें डाउट्स आएंगे उनको सभी को क्लियर करेगा। उसमें आपको बता रखा है कि जो भी आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी ही होते हैं। ठीक है, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। तो वो कहता है कि इनमें ना बहुत बड़ा रिमार्केबल डिफरेंस है, किस चीज में, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, मेल्स के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट अलग हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अलग हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है वो ओल्ड मैन में भी हो रहा होता है। ठीक है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा और ओल्ड मैन में भी होगा, चाहे उसकी जो एज है वो कितनी भी है। ठीक है, बट formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. After 50 years there is no formation of ovum in cases of women. तो वो women के केस में 50 years तक ही होता है, उसके बाद नहीं हो सकता। इसकी भी एक रेंज है, एग्जैक्ट हम 50 नहीं कह सकते, 45 to 55 इसको रखा जाता है, बट अराउंड 50 उन्होंने बोला है, तो अराउंड में 2-3 साल प्लस माइनस हो जाते हैं। Let us examine the male and female reproductive systems in humans. अब humans के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। सबको पता है पेल्विस रीजन में होता है। जब आप आगे मेडिकल कोर्स करेंगे तो आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो आपको रीजन्स के बारे में पता लगेगा, थॉरेक्स रीजन, पेल्विस रीजन, इन चीजों के बारे में जब आपको पता लगेगा, एब्डोमेन रीजन, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। बट अभी भी आपको पता है कि पेल्विस रीजन जो होता है वो एब्डोमेन से नीचे का पार्ट और थाइस से ऊपर का पार्ट जो होता है उसको पेल्विस रीजन कहा जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं। तो मार्क कीजिएगा कि इसमें पेयर ऑफ टेस्टीज क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टीज यानी कि 2 टेस्टीज होंगी, एक्सेसरी डक्ट होगी, ग्लैंड्स होंगे कुछ, और एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. ठीक है, तो जो टेस्टीज होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती हैं। देखो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पूरी क्या है, एब्डोमिन कैविटी। ये चीज जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पेल्विस रीजन। ठीक है, तो एब्डोमिन कैविटी के आप ये देख रहे हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये स्क्रोटम है और इसी के अंदर आपकी टेस्टीज होती है, दोनों टेस्टीज आपकी इसी के अंदर होती हैं, ये स्क्रोटम है। तो उसने वही बोला है कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में टेस्टीज होती हैं। इसको मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for the spermatogenesis. इस स्टेटमेंट को मार्क करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां पे बच्चा कंफ्यूज भी होता है और ये पीवाईक्यू में पहले क्वेश्चन आ चुका है। आप पूछेंगे सर क्वेश्चन कैसे आया था, बताते हैं। क्वेश्चन में आपको मेन जो क्वेश्चन जहां पे उसको कंफ्यूज करना होता है वो ये पार्ट होता है। यहां पे इसने इसका कहने का मतलब है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम 2 या 2.5 डिग्री से कम डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर वो प्रोवाइड करता है। बट कभी कभी बच्चे इसको टोटल टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, वो भी गलत है। रूम टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, वो भी गलत है। आपका जितना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, इसकी नीड होती ही होती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अब वो टेस्टिस के डायमेंशंस के बारे में बता रहा है, ये आपको आगे भी काम आएंगी, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं है, पढ़ना ही है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है और ये पीवाईक्यू में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप किस तरीके से कहेंगे कि इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। दोनों टेस्टिस ओवल शेप की होती हैं जिनकी लेंथ अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर की होती है, विड्थ अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, और टेस्टिस जो है वो डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेंस कवरिंग लगती ही लगती है, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उन कंपार्टमेंट्स का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मार्क कर लीजिए। जो 250 कंपार्टमेंट हैं वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। हमने आपको स्क्रोटम बता दिया, ठीक है। हमने ये जो है जिसको आप पेनिस भी कहते हैं, ये है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहां पे आपको कुछ ग्लैंड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे इस जगह पे, ठीक है। जैसे ये प्रोस्टेट जो है क्या है, ग्लैंड है। ये ऑर्गन्स हैं, ब्लैडर है, वास डेफरेंस एक ट्यूब है, पेनिस मैंने आपको बता दिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। बल्बोयूरेथ्रल भी एक ग्लैंड होता है, इजैकुलेटरी डक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है। अब कहते हैं ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि हर एक लोब्यूल, देखो 250 लोब्यूल थे, ठीक है। अब हर एक लोब्यूल में 1 से 3 क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान से देखेंगे। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब जो है, तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी हुई थी, 250 और 1 से 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि 500 से लेकर के 750 तक आपको टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिल जाती हैं पर्टिकुलर टेस्टिस में। अब वो कह रहा है कि इनके अंदर इनसाइड इनर पार्ट से ये लाइंड होती हैं 2 टाइप ऑफ सेल से, और वो सेल्स हैं मेल जर्म सेल जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। आगे आपको पता लगेगा कि स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअल में क्या है। और एक सर्टोली सेल, एक क्या हो गई मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। इस चीज को आप ध्यान कैसे रखेंगे, सबसे छोटी यूनिट क्या है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। वो लाइन किसके अराउंड करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल के, और लोब्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है,
टेस्टिस के, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक फ्लो चार्ट के हिसाब से आप मान लीजिए कि सबसे जो छोटी चीज है वो सेल्स हैं जो लाइन करती हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो लाइन करती हैं आपकी इनर पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। फिर उसके नीचे आपका आता है लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और फिर उसके भी नीचे एक चीज आती है जिसको आप कहते हैं टेस्टिस, जो कि सबसे ज्यादा टेस्टिस जो कि आपका सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है, उसी के अंदर ये सारे पार्ट्स कवर होते हैं या आते हैं, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल जो मेल जर्म सेल है वो माइटोटिक डिवीजन कराएगा। इसको मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि स्पर्म फॉर्मेशन कौन सी सेल कराएगी। सर्टोली सेल कभी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं कराएगी। सर्टोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारे में होंगी बट कहीं कहीं स्पेस भी होंगे, तो वो कह रहा है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस, और इन इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिनको आप लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर हैं, ठीक है। लेडिंग सेल्स synthesize एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड द एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स हैं टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स जिनको आप बोलते हैं, ये सिंथेसाइज लेडिक सेल्स ही करती हैं। हॉर्मोन्स का सिंथेसाइजिंग लेडिक सेल्स करती हैं जो कि टेस्टिस के अंदर होती है लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं, और लोब्यूल के भी अंदर होंगी। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती हैं जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस इंपॉर्टेंस की होती हैं, तो वो भी यहां पर आपको मिलेंगी, ठीक है। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स, अब वो क्या कह रहा है कि सेक्स एसेसरी डक्ट्स, मेल की एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो डक्ट्स को सुन लीजिए। रे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस। और इनका जो एक तरीके से प्रोसेस है वो भी इसी सीक्वेंस में है। सीक्वेंस कैसे है, सबसे पहले स्पर्म आएगा तो किस में आएगा, रे टेस्टिस में, रे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया में, ठीक है, वासा एफ्रेंशिया से एपिडाइडमिस में, और एपिडाइडमिस से वास डेफरेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से जाता है और यहां से इजैक्यूलेटरी डक्ट में और इजैक्यूलेटरी डक्ट से बाहर, ठीक है, ओके। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया, जैसे मैंने आपको बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो वासा एफ्रेंशिया में आपको वासा एफ्रेंशिया में ओपन होती हुई दिखाई देगी थ्रू द रे टेस्टिस। वही मैंने बताया, इसके ऊपर आप मान सकते हैं कि ये ऐसे आप इसके ऊपर मान सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो किस में आया, रे टेस्टिस में, रे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। The vasa efferentia leave the testes and open into the epididymis located along the posterior surface of each testes. तो दोनों टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में आपको जो एपिडाइडमिस दिखाई देगी वहां पे जाकर के ओपन हो जाएगी, कौन सी, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। उसके बाद में द एपिडाइडमिस लेड्स टू द वास डेफरेंस, एपिडाइडमिस वास डेफरेंस में
ओपन हो जाएगी, दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप फॉर्म करती है। इस स्टेटमेंट को आप एक बार ध्यान से मार्क कर सकते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट आने का कुछ पता नहीं है। रेयरेस्ट चांस होते हैं यहां से क्वेश्चन आने के, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, यहीं पे उसको सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट क्या होगी, मिलेगी सेमिनल वेसिकल से। तो यहां पे वास डेफरेंस में एक सेमिनल वेसिकल से डक्ट मिलती है, ठीक है, वो उसको मिलेगी, वो उसमें मर्ज होगी और मर्ज होने के बाद में वो जैकुलेटरी डक्ट में चली जाएगी। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। दीज डक्ट store and transport the sperms from the testes to the outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग को इन्होंने यूरेथ्रल मीटस कहा है। आपको इस पैराग्राफ में इस लाइन के अलावा, ये जो मैंने आपको लाइन मार्क कराई थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस लाइन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेट टेस्टिस से फिर वासा एफरेंशिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से सेमिनल वेसिकल एक और ट्यूब लेकर के आ रहा होगा, एक और डक्ट आ रही होगी, और वो दोनों मिलकर के वास डेफरेंस में मिलेंगी। वास डेफरेंस में मिलने के बाद में इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू वो चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी और यूरेथ्रल मीटस के थ्रू स्पर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मार्क दिस, पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो इरेक्शन का काम करते हैं, और ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फोरस्किन, ठीक है। एक एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का जिसको आप ग्लांस पेनिस कहते हैं, वो कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड स्किन से जिसको फोरस्किन बोलते हैं। आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आया, देख लेते हैं। ये यहां पे ये जो चीज है इसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है, इतने पार्ट को ये ग्लांस पेनिस बोला जाता है, और इसके ऊपर की जो स्किन होती है इसको क्या बोला गया है, फोर स्किन बोला गया है, ठीक है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, पोस्ट्रेट एंड बल्बोयूथ्रल। मैंने आपको तीनों ही दिखाए हैं, सेमिनल वेसिकल्स भी दिखाए हैं, पोस्ट्रेट भी दिखाए हैं, और बल्बोयूथ्रल पेयर्ड ग्लैंड होता है। ये मार्क कर लीजिए, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। पहले तो ग्लैंड्स में क्वेश्चंस आए हैं, और फिर पेयर्ड ग्लैंड कौन सा है, तो एक ही पेयर्ड ग्लैंड है, सॉरी दो पेयर्ड ग्लैंड है, एक सिंगल ग्लैंड है। पेयर्ड ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स और बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स हैं, और पोस्ट्रेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। Secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose। तो सेमिनल वेसिकल, अब जो इनके सीक्रीशंस होते हैं ग्लैंड्स के, वो इसमें सेमिनल प्लाज्मा डालते हैं, सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो सेमिनल प्लाज्मा डालते हैं जो कि फ्रक्टोज में कैल्शियम से, फ्रक्टोज से और कैल्शियम से भरा हुआ होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी होते हैं जो वो स्पर्म के साथ में एक तरीके से अटैच होके सीमन बनाते हैं, सीमन, ठीक है। द सीक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल, अब देखिए अलग अलग काम थे। सेमिनल वेसिकल का सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करना था जिसके अंदर फ्रक्टोज और कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स होते थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पीवाईक्यू में ये भी आ चुका है कि कौन सी ग्लैंड से कौन सी चीजें आपको एड ऑन मिल रही हैं, ठीक है। तो द सीक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, तो वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। किसमें, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में वो हेल्प करता है, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस को, ठीक है। ये इसका आपका एक डायग्राम है जिसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो पूरी चीज है, ठीक है, इनके अलग
जो बीच की चीजें हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोला गया है और लेडिग सेल्स बोला गया है। ये हमने पहले पढ़ी है, यहां देखिए, ये रही लेडिग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे एनलार्ज्ड व्यू है कि, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, इनको लेडिग सेल्स बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर ये लेडिग सेल्स होती हैं और इसके अंदर ही जो आपको बताया था कि लाइन करे होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिनको आपने बोला था मेल जर्म सेल, और ये स्पर्मेटोजोआ। आप कहोगे सर स्पर्मेटोजोआ कौन सी थी, हमें तो पता ही नहीं चल पाया, है ना, इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं। स्पर्मेटोजोआ आपकी मेच्योर, हाफ मेच्योर भी कह सकते हैं, मेल जर्म सेल ही है। जब आप इसका प्रोसेस पढ़ोगे पूरा कि कैसे ये चीज होती है, कैसे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का आगे इसी चैप्टर में, तब आपको पता चलेगा कि स्पर्मेटोजोआ क्या होता है और कब बनता है। ठीक है, और सर्टोली सेल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो आई होप आज आपको जितना पढ़ाया गया वो सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार उसको दोबारा समझ लीजिए, फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैप्टर का भी अलग से लेक्चर हो सकता है, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो आपको समझाई जाएगी। लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ना हो। एंड मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी। आपको वो 98 क्वेश्चंस देखने हैं, ना कि वो 2 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से बाहर आए हैं। ठीक है, और ये भी गारंटी नहीं होती कि ये 2 क्वेश्चन भी बाहर से आए, ऐसा भी हो सकता है 100 के 100 आपको 100% आपको एनसीईआरटी से ही मिले। ठीक है, तो आज की क्लास फर्स्ट लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको घर जाके एक बार दोबारा से गो थ्रू करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया उसको दोबारा पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।